नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों को कंपनी का पलटवार पढ़ाऊंगी। इसमें कह रहा है कंपनी का पलटवार। पहले इस टॉपिक का मतलब समझ लीजिए। अब जो है कंपनी यानी कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज लोग पे इतना जो है विद्रोही लोग इतना अंग्रेज लोगों को दबा रहे थे, उनका धन संपत्ति जो भी है सब कुछ ख़त्म कर रहे थे, सब कुछ जला रहे थे, उसकी इमारतों में आग लगा दिए थे। तो क्या अंग्रेज शांत बैठते? नहीं ना, अंग्रेज शांत नहीं बैठे थे। ठीक है, तो अब अंग्रेज़ों की ताकत को देखिए, कैसे अंग्रेज़ों ने विद्रोह को कुचल दिया। अभी तक तो आप देख रहे थे विद्रोहियों की ताकत को, अब अंग्रेज़ों की ताकत को समझिए। ये लोग शांत बैठने वाले नहीं थे। जब ये लोग इतना दिन से अंग्रेज विद्रोहियों लोगों को सताए थे इस तरह, तो क्या लग रहा है आप लोगों को ये लोग शांत बैठने वाले थे? अंग्रेज तो नहीं, शांत बैठने वाले नहीं थे। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इतना उथल पुथल हुआ फिर भी अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोहियों को कुचलने का फैसला किया। तो कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी विद्रोहियों को कुचलने का फैसला किया कि पूरी ताकत लगा करके चाहे जैसे भी हो विद्रोहियों को कुचलना है, विद्रोहियों को ख़त्म करना है। ठीक है, विद्रोह को ख़त्म करना है। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, उन्होंने इंग्लैंड से और ज़्यादा फौजी मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोहियों के मुख्य केंद्र पर धावा बोल दिया। विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सज़ा मिल सके, इसके लिए उन्होंने नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्र, जहाँ जहाँ भी मुख्य केंद्र था, जो प्रमुख केंद्र था विद्रोह का, सब पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और सितंबर 1857 की बात है, दिल्ली को फिर से इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। आप लोग जानते हैं दिल्ली के जो थी, दिल्ली के नेता बनाए गए थे, बहादुर शाह जफर को नेता बनाया गया था ना, तो दिल्ली को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था, अंग्रेजों ने ले लिया। जैसा कि यहाँ चित्र में दिया गया था, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा, यहाँ आप लोग जरा सा ध्यान से देखिए। कह रहा है ब्रिटिश टुकड़ियाँ विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चित्र में। अब आगे क्या कह रहा है, तो आगे आपका कह रहा है 1857 में फिर से उसने क्या किया, दोबारा दिल्ली को अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। आगे कह रहा है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उस पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, उसको आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जेल में उसको बंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत, ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम है बेगम जीनत महल। बेगम जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम है, को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल, इसको जो है अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली और इसी जेल में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई 1862 में। कह रहा है दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने पर का मतलब, यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। दिल्ली पर कब्जा तो कर लिया अंग्रेजों ने, इसका यह मतलब नहीं था कि विद्रोह जो है वो समाप्त हो गया। अभी विद्रोह समाप्त नहीं हुआ था, इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। इसके बाद भी सिर्फ दिल्ली पे कब्जा कर लिया तो सिर्फ दिल्ली में थोड़ी ना विद्रोह हुआ था, बहुत अलग अलग रेजिमेंट, अलग अलग जो टुकड़ी थे, अलग अलग टुकड़ियों पर विद्रोह किए थे विद्रोहियों ने। तो अंग्रेजों ने सिर्फ तो अभी दिल्ली को जीता है, तो इसके बाद भी लोग जो है अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। अभी जो विद्रोही लोग हैं वो हारे नहीं थे, फिर भी अंग्रेजों से लड़ रहे थे। कह रहा व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। इस व्यापक बगावत, ये जो बड़ा सा बगावत इनके विद्रोह हुआ था, इस विशाल ताकत, सभी लोग जो इस विद्रोह में जमा हो गए थे विद्रोहियों के साथ, इसको कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 1-2 महीना नहीं, 2 साल तक बोल रहा है। सोच सकते हैं आप लोग कि अलग अलग टुकड़ियों पर विद्रोहियों के पास कितनी ताकत, कितनी विशाल थी, जिसको खत्म करने में अंग्रेजों को 2 साल लग गया। कह रहा है मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और लखनऊ जो है ये अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून
1858 में, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की सशक्त हुई। सशक्त मतलब क्या, उसकी हार हुई, उनको पराजय किया गया और उन्हें मार दिया गया। उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया। दुर्भाग्य कह रहा है, दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। अवंतीबाई लोधी जो है ये आपका MP मध्य प्रदेश से लड़ी थी, और ये लक्ष्मीबाई आपका झांसी से लड़ी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अवंतीबाई लोधी के साथ, इससे पहले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए भी थे, अवंतीबाई लोधी के साथ जो है क्या हुआ थी, खेड़ी की शुरुआत विजयी के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के फौज से घिरा पाया तो वे शहीद हो गई। ठीक है, कह रहा है कि खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद जब उनको लगा, ठीक है, लड़ते लड़ते कि अब जो है नहीं लड़ पाएंगे, अंग्रेजों का विजय फिक्स है, अंग्रेजों का निश्चित है जीत होगी, तो उसने क्या किया, अपने आप को अंग्रेजों से फौज से घिरा पाया। जब देखा कि अंग्रेज चारों ओर से उसको घेर लिए हैं, तब वे क्या किए, तब वे जो है अपने आप को मतलब कि अंग्रेजों के हाथों में न जाने से पहले ही, मतलब आत्मसमर्पण न करने से पहले ही उन्होंने तलवार से अपने आप को मार दिया। और एक तरह से कह सकते हैं कि मातृभूमि के प्रति जो है अपने आप को प्राणों की आहुति दे दी, ये कह सकते हैं मातृभूमि के प्रति। तो घेरा पाया तो वे शहीद हो गई। कह रहा है तात्या तोपे, जो कि नाना साहब के सिपाही थे, ठीक है, जो कानपुर से लड़े थे। तात्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। और तात्या तोपे जो है ये क्या हुए, जंगल में चले गए थे, और ये छिप कर आदिवासियों और किसानों की हेल्प लेते रहे। इसके सहयोग से छापामार युद्ध चलाते रहे, छुप कर युद्ध करते रहे। कह रहा है जिस तरह फिर अंतिम में अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया, उसके बाद फिर उसको भी अंतिम में मार ही दिया गया था। कह रहा है जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, जिस तरह पहले आप लोग देख रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ सब कोई खड़े हो गए थे, अंग्रेज अफसरों को मारा जा रहा था, तो वहाँ उसकी मिली सफलता, वो लोग हार रहे थे, तो इन लोगों को सफलता मिल रहा था विद्रोहियों को, तो विद्रोहियों का उत्साह बढ़ रहा था, तो उसका उत्साह बढ़ रहा था। उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। उसी प्रकार क्या हुआ, विद्रोही ताकतों की जो हार होने लगी तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। अब जो विद्रोही लोग, उसमें जो सभी लोग भाग लिए थे, विद्रोहियों का साथ दे रहे थे, उसकी हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया, और यहाँ तक कि विद्रोहियों का बहुत सारे लोगों ने साथ भी छोड़ दिया। कह रहा है अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, और अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीत सके इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया, ताकि लोग जो है विद्रोहियों का साथ छोड़ के अंग्रेजों के साथ मिल जाए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों, आगे क्या कह रहा है, एक मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है एक चित्र दे रखा था, अच्छा इसके बारे में बाद में बताऊंगी, फिलहाल जो है आप यहाँ पे सुनिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि उन्होंने वफादार भूस्वामी लोग जो थे, ठीक है ना, के लिए इनामों का ऐलान कर दिया, उसके लिए इनाम का ऐलान कर दिया, इनाम देंगे, ठीक है, अगर अंग्रेजों के पक्ष में मिलेंगे तो। उन्हें आश्वासन दिया गया, उसको आश्वासन यानी कि भरोसा दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे, जो परंपरा से अधिकार है वो बने रहेंगे। जिसने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण करते हैं, जिसने विद्रोह किया था उसको कहा गया अगर वो अंग्रेजों के सामने समर्पण करते हैं, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। अगर उसने किसी अंग्रेज को नहीं मारा है, किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, तो वे सुरक्षित रहेंगे, और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी, और ज़मीन पर जो उनके पहले से अधिकार था वो बनी रहेगी, और उसकी दावेदारी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए, और उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने एक तरह से कह सकते हैं उसको जो है अपने में मिलाने के लिए ये बात बोली कि उन्होंने कहा, ठीक है, कि अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है वे सुरक्षित रहेंगे, ज़मीन पे भी उनका अधिकार रहेगा, ये कह करके उनको उसके बाद फिर क्या किया, उसके बावजूद भी, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ। उसके बावजूद भी सैकड़ों सिपाही, विद्रोही और नवाबों और राजाओं को इस पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो अब आगे कह रहा है विद्रोह के बाद का साल। तो विद्रोह के बाद क्या हुआ, जरा सा इनको जानिए आप लोग। उससे पहले यहाँ पे जो है कुछ चित्र दे रखा है, मैं उस चित्र को आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे
एक चित्र दे रखा है, देख सकते हैं। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच रहे थे। विद्रोही सिपाही जब मेरठ से दिल्ली की ओर जा रहे थे तो शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी, ये जो भारी किलाबंदी किया गया था उसको तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुँचाए गए। अंग्रेजी सेनाओं को ज़्यादा हथियार, बहुत सारा, और गोले सब पहुँचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है गाड़ियों पर लदे हुए हैं ये और जो है हाथी इसको क्या कर रही है, खींच रही है। हाथी इसको खींच रही है। यहाँ भी हाथी है, आप लोग देख सकते हैं, हाथी सबको खींच रही है। तो ये बातें यहाँ पे कही गई है। आगे ये तात्या तोपे, जो नाना साहब के सिपाही थे, तात्या तोपे, जो कि कानपुर से लड़ रहे थे, तो तात्या तोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट, इनके याद को बनाए रखने के लिए डाक टिकट भी जारी किया गया था। उसके बाद फिर यहाँ पे एक चित्र में क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है, अंग्रेज टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देते हैं। तो दिल्ली में घुसने के लिए अंग्रेज टुकड़ी जो है कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देते हैं, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं चित्र में। अब आगे कह रहा है अंग्रेज टुकड़ियों कानपुर के पास विद्रोही को पकड़ लेती है। अंग्रेज टुकड़ी जो है वो कानपुर के पास क्या करती है, तो विद्रोही को पकड़ लेती है। ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोही पर धावा बोलते हुए दिखाया है। कलाकार ने जो है अंग्रेज सिपाहियों को कैसे बहादुरी से धावा बोलते हुए दिखाया है विद्रोहियों पर, आप लोग चित्र में देख सकते हैं। अब आगे और कुछ चित्र तो है नहीं, ये वाला हो गया। हाँ, अब हो गया, अब कोई सा चित्र है नहीं। अच्छा, एक और चित्र ये रहा। यहाँ पे इस चित्र के बारे में तो हम बताएं ही। चलिए, तो अब कोई चित्र है नहीं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं विद्रोह के बाद के साल को। विद्रोह के बाद क्या हुआ, तो विद्रोह के बाद क्या हुआ, इसको जरा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। तो 1859 के आखिर तक अतः उन्होंने क्या किया, 1859 के आखिर तक में देश पर दोबारा अपना नियंत्रण पा लिया, जो दोबारा उसकी कब्जा उन्होंने कर लिया। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते थे। लेकिन अब अगर वो सोचे कि हम पहले वाली नीतियों के जैसा शासन चलाए, तो वो नहीं चला सकते थे, क्योंकि जनता लोग फिर से विद्रोह कर देती, किसान सिपाही सब फिर से विद्रोह कर देते। इसीलिए अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है। तो उन्होंने कुछ बदलाव किया। क्या बदलाव किया, जरा सा आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। ब्रिटिश साम्राज्य ने उसके सारे अधिकार को ले लिया। ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी के, ये जो देश पे शासन कर रही थी, वो कंपनी का पूरा कंपनी जो है शासन कर रही थी। सोच सकते हैं कोई एक कंपनी इतना कैसे मतलब अपना हक जमा सकता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में फिर सौंप दिए गए। भारतीय मामलों का ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, ताकि जो है भारतीय मामलों को ज़्यादा ढंग से अच्छे से संभाला जा सके। आगे कह रहा है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और एक पद भारत मंत्री का बनाया गया। उसके एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। और भारत के शासन से संबंधित जितने भी मामले थे सबका जिम्मा सौंपा गया। किसको, भारत मंत्री को सौंपा गया। अब कह रहा है, उसे सलाह देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया। और उसे सलाह देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया, जिसका एक परिषद बनाया गया जिसे इंडिया काउंसिलिंग कहा जाता है। उसे सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिलिंग बनाया। किसको, भारत मंत्री को सलाह देने के लिए इंडिया काउंसिलिंग बनाया गया। कह रहा है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, मतलब कि दर्जा दिया गया। ओहदा मतलब कि दर्जा दिया गया। पहले गवर्नर जनरल होते थे, अब वायसराय का दर्जा उनको दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी की निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। इंग्लैंड के राजा या फिर रानी हो तो उसको निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। वायसराय यानी कि ऐसे समझिए, पहले इंग्लैंड के ब्रिटिश शासन सरकार यानी कि इंग्लैंड के राजा या तो रानी होंगे, उसके अंदर कौन आएंगे, भारत मंत्री, यानी कि भारत मंत्री उसकी बात को सुनेंगे। और भारत मंत्री और जो आपका उसके बाद फिर वायसराय। तो वायसराय जो है इंग्लैंड के राजा या फिर रानी के निजी प्रतिनिधि होंगे, ठीक है ना। वायसराय जो है किसके, इंग्लैंड के राजा या रानी के निजी प्रतिनिधि होंगे। आगे कह रहा है, घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। उसके बाद फिर अंग्रेज सरकार ने क्या की, भारत शासन की जो जिम्मेदारी थी सीधे अपने हाथों में ले ली, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने ले लिया, अब कंपनी के हाथों में नहीं रहा। तो पहला बदलाव तो उन्होंने यही किया कि
ब्रिटिश शासन ने कंपनी का जो अधिकार था वो ले लिया अपने हाथों में। भारत को शासन चलाने का अधिकार ले लिया। भारत के शासन चलाने का अधिकार किसने लिया? ब्रिटिश शासन ने लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया, देश के जितने भी शासक थे सबको भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। ठीक है, भविष्य में कभी भी उनके रियासत जो उनके जमीन है उन पे कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। पहले आप लोग देखे थे दत्तक पुत्र उसको कहते हैं, गोद लिए हुए पुत्र को। ठीक है, जिनके अपने बेटा नहीं है तो उनको गोद लिया जाता है, तो उनके पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं, तो उनको दत्तक पुत्र कहते हैं। तो दत्तक पुत्र को भी सौंपने का छूट दिया गया, जो कि पहले नहीं था। जैसे कि आप लोग देखे रानी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में आप लोग देखे, और फिर नाना साहब जो है आप लोग देखे पेशवा बाजीराम के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, इनके बारे में। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है, रियासत अपनी वंशजों को दे सकते हो, फिर दत्तक पुत्र है तो उनको भी दे सकते हो, ठीक है ना, अपना जमीन ये सब रियासत राज्य दे सकते हो। अब क्या कह रहा है? लेकिन उसको प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करे, मतलब कि इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की जो रानी है, ब्रिटेन की रानी उसके नियंत्रण में रहे, उसके अंतर्गत रहे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। इस तरह जो है भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की क्या कर दी गई? जो छूट दी गई। क्या रहा है? सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो और तीसरा ये बदलाव क्या? सेना में जो है भारतीय सिपाहियों के अनुपात कम कर दिया गया, क्योंकि उनको लगा कि इन्हें ये लोग भी विद्रोहियों के साथ थे इसीलिए। और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ा दिया गया, इस बढ़ाने का फैसला किया। कह रहा है यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत, दक्षिण भारत, अवध और बिहार से ये मतलब विद्रोह के केंद्र रहे हैं, प्रमुख केंद्र। तो भारत के सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय, तो इन लोगों को भर्ती करने के बजाय किसको कहा? गोरखा को। गोरखा, सिखों और पठानों। गोरखा, सिखों ये नेपाल के निवासी थे, सिखों और जो कि पंजाब के जैसे कि आप लोग जानते हैं, और पठानों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमाओं के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया से आते थे। कौन? पठान। कह रहा है ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे इनसे, गोरखा, सिखों और पठानों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। किसके बजाय? तो किसके बजाय? अवध और बिहार, मध्य भारत ये सब के जो सिपाही थे, इन जगहों के सिपाही के बजाय गोरखा, सिख और पठानों से ज़्यादा सिपाही को भर्ती किए जाएंगे। आगे कह रहा है चौथा पॉइंट में उन्होंने क्या बदलाव किया? पहला पॉइंट में उसने फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के माइंड में याद रहे। पहला तो पॉइंट में उन्होंने ये बदलाव किया, ब्रिटिश शासन ने कंपनी के हाथ से सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, पहला ये। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो राजा है उनको कहा गया कि आप अपने जो है वंश को या फिर अपने दत्तक पुत्र को भी अपना राज्य रियासत दे सकते हैं, आपके भूमि को, अपने आपके ज़मीन को नहीं हड़पा जाएगा। और तीसरा तो उन्होंने ये बदलाव किया, जैसे कि आप लोग देखिए, ठीक है, तीसरा उन्होंने ये किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों के अनुपात को कम किया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बढ़ा दिया। अब चौथा बदलाव उन्होंने क्या किया? चौथा का, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, और मुसलमानों की ज़मीन और जो संपत्ति है बड़े पैमाने पर जब्त की गई, मतलब बड़े पैमाने पर उसकी संपत्ति पर जब्त की गई। उन्हें संदेह मतलब कब्जा कर लिया गया एक तरह से कहे तो। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, और उसको संदेह यानी कि शक वाला थी और शत्रुता के भाव से कि यही लोग शत्रु हैं। ठीक है, उनको लगता था कि मुसलमान लोग जो है ना, ये लोग भी विद्रोहियों के ही साथ थे, इन्होंने ही विद्रोह किया है, उनको ऐसा लगता था। अंग्रेजों को लगता था कि विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है, मुसलमानों ने, इसीलिए इनको थोड़ा सा शत्रुता और संदेह भरी शक टाइप का, ठीक है, इस टाइप का देखने लगे। अब पांचवा, ये तो चौथा बदलाव था। और पांचवा उन्होंने क्या किया? पांचवा किया, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। उसने ये फैसला किया कि भारत के लोगों का जो धर्म है और जो रीति रिवाज है उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि धर्म से ही ना शुरू हुआ था, अंग्रेजों को लगता था धर्म से ही शुरू हुआ है, इसीलिए इसने उसको सुधार किया। धर्म को लेकर के धर्मों में ही हस्तक्षेप हो रहा था ना, एक तरह से कह सकते हो। वैसे तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो है आप लोग देखिए कि कारतूस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, जबकि जो है गाय जो है हमारे हिंदू धर्म में जो है उसको माता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और आप लोग जानते हैं सूअर को तो मुस्लिम धर्म में छूना भी अपमान है, ठीक है, एक तरह से
नकारा जाता है। तो ये उन्होंने जो है ये अंग्रेज़ों ने ये फैसला किया कि आपके भारत के लोगों के धर्म और रीति रिवाजों में जो है वो लोग उसका भी सम्मान करेंगे, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब कह रहा है छठा क्या उन्होंने बदलाव किया, भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाई। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने और जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने की नीतियाँ बनाई कि जमीन पर जो आपका पहले जैसा अधिकार था वैसा ही स्थिर स्थायित्व बना रहेगा, वैसा ही अधिकार रहेगा। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया इस प्रकार क्या हुआ 1857 के बाद जो है 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद एक नया चरण शुरू हुआ। अच्छा, यहाँ पे इस मैप में देखते हैं, कह रहा है उत्तर भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र को दिखाया गया है। उत्तर भारत में जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ विद्रोह हुए थे उसके प्रमुख केंद्र को दिखाया गया है। जरा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विद्रोह के मुख्य केंद्र, विद्रोह के कौन कौन से मुख्य केंद्र थे उसको लाल बाला त्रिभुज से दिखाया गया। और विद्रोह के अन्य केंद्र, इस जगह पे भी विद्रोह हुए थे लेकिन ये मुख्य केंद्र नहीं थे, उतना नहीं हुआ था, तो ये ब्लैक से दिखाया गया है, काला से दिखाया गया है। मैं आप लोग को बताती हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरठ से ही ना शुरू हुआ था विद्रोह, एक तरह से कह सकते हैं। यहीं से चिंगारी उत्पन्न हुई थी क्योंकि यहाँ पे मंगल पांडे को मार दिया गया था। अब कह रहा है मंगल पांडे को मार दिया गया था। फिर बरेली से विद्रोह हुआ, जो कि बरेली और फिर ये फैजाबाद से, उसके बाद फिर दिल्ली से और फिर लखनऊ, ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र है। और कानपुर और झांसी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, कानपुर से नाना साहब और उनके सिपाही तात्या तोपे। उसके बाद फिर आपका ये हो गया फैजाबाद से लड़े थे आपका फैजाबाद से जो आपके लड़े थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला साहब। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला साहब लड़े थे। और लखनऊ से जो लड़े थे वो थे नवाब वाजिद अली शाह। उनके मतलब नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, उनको तो कैदी बना लिया गया था कोलकाता में नवाब वाजिद अली शाह को। उनके जो बेटे थे विरजिस कद्र और उनकी माँ बेगम हजरत मर, वो लखनऊ से लड़े थे। एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे से। दिल्ली से बहादुर शाह जफर और मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था, यहीं से चिंगारी शुरू हुई थी, मंगल पांडे को मारा गया था। बरेली से जो है आपका बख्त खां, वो आपके बुक में दिखाया गया है, लेकिन जो है शुरुआत करके फिर वो दिल्ली चले गए। तो एक्चुअल में बरेली से जो लड़े थे खान बहादुर खान थे। और फैजाबाद से लड़े थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। लखनऊ से लड़े थे आपका, जैसा कि मैं बताइए आप लोगों को, कि वाजिद अली शाह के बेटे जो बिरजिस कद्र थे और उनकी माँ का नाम था मोहम्मद हजरत महल, बेगम हजरत महल था, बेगम हजरत महल। और कानपुर से नाना साहब और तात्या तोपे उनके सिपाही, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो ये है विद्रोह के प्रमुख केंद्र। तो आज इतना ही रहने दीजिए, उसके आगे से कल होगा आपका खुर्दा संग्राम और एक केस स्टडी, ये वाला टॉपिक को कल हम कराएंगे। तो अगर आपको इसी तरह से मतलब कि कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो कहीं ढूंढना ना पड़े।